to you by Sensodent K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। देश के लोग पैसा कहां से ला रहे हैं और ये कहां ले जा रहे हैं, इस पर नज़र रखने के लिए आज़ादी के समय से ही एक कानून प्रभावी था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947 यानी फेरा। कुछ समय में ऐसे मामले सामने आने लगे जहां अपने देश के लोग विदेशी स्टॉक एक्सचेंज में लेन देन कर रहे थे। तब जांच के लिए 1956 में एक अलग यूनिट बनाई गई, एनफोर्समेंट यूनिट। एक साल बाद इसका नाम बदल गया, नया नाम एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी। ये ईडी इन दिनों कीवर्ड है। अरेस्टेड शब्द को अंग्रेजी में लिखा जाए तो इसके आखिरी दो अक्षर भी ईडी हैं, पर यह बड़ा ही टीवी टाइप की बात हो गई। अरेस्ट हो गए हैं कौन? अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक। वजह दिल्ली का कथित शराब घोटाला। इन सब पर विस्तार से बात करेंगे। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। दिल्ली में शराब नीति घोटाले के आरोप में 21 मार्च की रात ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया था। 22 मार्च को केजरीवाल को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। ईडी ने कोर्ट से केजरीवाल की 10 दिन की रिमांड मांगी। ईडी की तरफ से पेश हुए थे वकील एसपी राजू और केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी। ईडी ने केजरीवाल की रिमांड मांगते हुए जो कारण गिनवाए उसमें तमाम गंभीर आरोप थे, जैसे पहला, केजरीवाल दिल्ली के शराब घोटाले के किंगपिन हैं। केजरीवाल ने ही आबकारी नीति बनवाई, रिश्वत लेकर कुछ खास लोगों को फेवर दिया। दूसरा, पूरे घोटाले से आम आदमी पार्टी को जो पैसा मिला वो 2022 के गोवा विधानसभा चुनाव में लगाया गया। आपसे जुड़ा रहा कारोबारी विजय नायर इस पूरे मामले में मिडिल मैन था। तीसरा, केजरीवाल ने ही के कविता से मुलाकात की, उनसे कहा कि उन्हें दिल्ली शराब नीति पर मिलकर काम करना चाहिए। सारा पैसा कैश में ट्रांसफर किया गया। केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने भी दलीलें दी। पहली दलील, पावर ऑफ अरेस्ट अलग चीज़ है, नीड ऑफ अरेस्ट अलग। ईडी को यह साबित करना चाहिए कि केजरीवाल को गिरफ्तार करने की बहुत ज़रूरत है। दूसरी दलील, रिमांड कोई ऑटोमेटिक मिल जाने वाली चीज़ नहीं। ईडी का काम ही दबाव बनाकर मनमाफिक बयान दिलवाना है, इसके बदले वो आरोपी को बेल दिलाती है। और तीसरी दलील, ईडी कुछ लोगों के बयान लेती है, केजरीवाल खिलाफ कोई बयान नहीं मिलता, फिर अचानक एक दिन कोई आरोपी सरकारी गवाह बन जाता है, केजरीवाल खिलाफ बयान देता है, उससे बेल मिल जाती है और फिर इसी बयान को आधार बनाकर ईडी केजरीवाल तक पहुंच जाती है। ये तो मुख्य दलीलें हुई। इससे पहले 21 मार्च की रात को जब केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया तो उनके वकील पहुंचे सीधे सुप्रीम कोर्ट, अर्जेंट सुनवाई करने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की। रात में ही कोर्ट के रजिस्ट्रार से मुलाकात की कोशिश की ताकि सुनवाई हो सके, लेकिन समय मिला सुबह का। सुनवाई होती इससे पहले ही केजरीवाल के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट से अर्जी वापस ले ली और निचली अदालत का रुख किया। ऐसा क्यों किया गया? जब रात में सुप्रीम कोर्ट भागने की जल्दी थी तो अर्जी उतनी ही जल्दी वापस क्यों ले ली गई? आम आदमी पार्टी की ये क्या रणनीति है, हमने पूछा इंडिया टुडे के लिए लीगल मसलों को कवर करने वाले पत्रकार संजय शर्मा से। इसमें ये था कि ये कहा गया कि रजिस्ट्रार जो ऑन ड्यूटी होते हैं और उनके यहाँ से कहा गया कि हाँ, केजरीवाल के वकीलों ने उनसे संपर्क जरूर किया था, लेकिन जब उन्होंने चीफ से बात की तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ने कहा कि इस मामले में अभी फिलहाल इतनी जल्दी कोई बेंच का गठन करना और वहां से रात को सुनवाई करानी, ऐसी कोई अर्जेंसी भी नहीं लग रही है। लिहाजा उन्होंने कहा कि सुबह ही इस मामले की सुनवाई कर सकते हैं। अर्जेंसी का मतलब ये है कि या तो अगले दिन बिल्कुल कुछ ऐसा नुकसान हो जाएगा, इर्रिवर्सिबल नुकसान हो जाएगा, जिससे कि फिर आगे उसको पूरा करना मुश्किल होगा, जिसको कहते हैं अपूरणीय क्षति हो जाएगी। तो वैसा कुछ होने नहीं जा रहा था क्योंकि गिरफ्तारी हो चुकी थी। लिहाजा कोर्ट ने फिर इस मामले में ये कहा कि सुबह वो मेंशन करें, सुबह हम देखते हैं। सुबह जब उन्होंने मेंशन किया तो चीफ जस्टिस ने कहा कि बस अब वो 2 नंबर कोर्ट में जाएं और जस्टिस संजीव खन्ना की कोर्ट में जाकर कहें, वहां विशेष बेंच बैठी है और विशेष बेंच इस मामले में सुनवाई कर देगी। जब तक मामला सुनवाई पर आता तब तक केजरीवाल ने मन बना लिया कि इसे वापस ले लिया जाए। तो इसे ऐसा मान सकते हैं कि केजरीवाल के वकीलों को ये लगा कि इस पीठ से उन्हें बहुत राहत नहीं मिल सकती है। कई बार पीठ के जजों को देखकर भी बहुत सारा अंदाजा लगाया जा सकता है, तो उन्हें लगा कि शायद यहाँ पर राहत नहीं मिलेगी, इसलिए उन्होंने अपनी याचिका वापस ले ली। और उसके बाद फिर ऐसा ही हो गया कि यहाँ माहौल सुबह से बना हुआ था, लेकिन जब तमाशे का वक्त आया तो उसमें पता चला कि तमाशा फुस हो गया। तो गालिब ने इसीलिए लिखा भी है कि थी खबर गर्म की गालिब के उड़ेंगे पर्चे, देखने हम भी गए थे पर तमाशा न हुआ।
तो तमाशा फिर शिफ्ट हो गया राउज एवेन्यू कोर्ट में, और राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनवाई पूरी की, जिसमें पहले ईडी ने अपनी बातें रखी, क्योंकि जो पहले मारे सुमीर, जो पहले कोर्ट पहुंचता है उसे अपनी बात कहने का मौका मिलता है, और उन्होंने अपनी बात रखी। दिल्ली शराब नीति मामले में कथित घोटाले के आरोप में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह पहले से ही जेल में हैं। केजरीवाल को भी पूछताछ के लिए ईडी ने एक के बाद एक 9 समन भेजे, एक भी समन पर पेश नहीं हुए। कहा राजनीति प्रेरित है, गैर कानूनी है। केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है, अंदेशा पार्टी को पहले से था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अगर पूरे देश में, पूरे विपक्ष में किसी एक नेता से डर लगता है तो वो अरविंद केजरीवाल जी से डर लगता है। और अब वो ईडी नामक इस राजनीतिक हथियार का प्रयोग करना चाहते हैं चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने के लिए। 2-3 दिन से इस मामले में हलचल तेज हो गई थी। 20 मार्च को केजरीवाल ने हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई, कहा कि ईडी के बार बार आ रहे समन रद्द किए जाएं। अदालत ने पूछा आप पेश क्यों नहीं हो रहे। केजरीवाल की तरफ से जवाब दिया गया ईडी पूछताछ के बहाने बुलाकर गिरफ्तार करना चाहती है, ये उनका गिरफ्तार करने का नया स्टाइल है। ऐसा ही संजय सिंह के साथ भी किया गया था। कोर्ट गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन दिलवाए तो केजरीवाल पेश होने के लिए राजी है, पर कोर्ट ने इस दलील पर कोई राहत देने से केजरीवाल को मना कर दिया था। इसके बाद आनंद फानंद में अगले दिन यानी 21 मार्च को केजरीवाल की तरफ से एक फ्रेश पिटीशन दिल्ली हाईकोर्ट में लगाई गई। फिर वही मांग, गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन मिले, और कोर्ट का फिर वही फैसला, गिरफ्तारी से कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। इस फैसले को कुछ ही घंटे बीते थे कि ईडी केजरीवाल के आवास पर पहुंच गई और कुछ देर पूछताछ के बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट किया और लिखा, डरा हुआ तानाशाह एक मरा हुआ लोकतंत्र बनाना चाहता है। मीडिया समेत सभी संस्थाओं पर कब्जा, पार्टियों को तोड़ना, कंपनियों से हफ्ता वसूली, मुख्य विपक्षी दल का अकाउंट फ्रीज करना भी आसुरी शक्ति के लिए कम था, तो अब चुने हुए मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी भी आम बात हो गई है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव ने भी ट्वीट किया कि हार के डर में गिरफ्तारी, ये लाचार मोदी सरकार लोकतंत्र को तार तार करती आई है और करती रहेगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा, रोज जीत का झूठा दम भरने वाली अहंकारी भाजपा विपक्ष को हर तरह से चुनाव के पहले गैर कानूनी तरीके से कमजोर करने की कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं आईं। उधर बीजेपी ने कहा केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया है और वो उसी का फल भोग रहे हैं। खास तौर से जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड का चंदा चोरी का महा घोटाला सामने आया है, आज उनको लगता है इस भ्रष्टाचार से हमारी नैया डूब जाएगी, और अगर अरविंद केजरीवाल बाहर होंगे तो मुखरता के साथ इस आवाज को उठाएंगे। राजनीतिक अहंकार को पूरा करने के लिए कल गिरफ्तारी की गई। पूरी गुंडागर्दी है। अरविंद केजरीवाल जी के घर वालों को हाउस अरेस्ट किया हुआ है। अरविंद केजरीवाल जी की माताजी एक दिन पहले अस्पताल से आई हैं, बेटे को अरेस्ट कर लिया, घर वालों को किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट रोका जा रहा है। आईटीओ पे हम जा नहीं सकते, 1 मिनट आईटीओ पे आते हुए हुआ और उठा के पुलिस वाले हमको फेंक रहे हैं। पूरी तानाशाही है। अपराधी भ्रष्टाचारी चाहे कितना भी चालाकी कर ले, वो अगर गलत करेगा तो फंसेगा। आज दिल्ली की जनता खुश है। दिल्ली की जनता गली गली में मिठाई बांट रही है कि हमको लूटने वाला आज गिरफ्तार हुआ, और माननीय कोर्ट ने स्वयं ही, यह गिरफ्तारी भी बड़ी विशेष है कि गिरफ्तारी से पहले गिरफ्तार होने वाले को पता था, 8-8 सम्मन को दरकिनार कर दिए। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड्स की जानकारी आई तो सीए लागू किया गया, और उससे जब नहीं चला तो उन्होंने कहा कि इसको इतनी बार बुलाया था ईडी ने, ये दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं आ रहे, इनको गिरफ्तार कर लो। जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स ने बीजेपी का बैंड बजाया है, उससे बचने के लिए और चुनाव में जनता का ध्यान हटाने के लिए काम कर रहे हैं। इस पूरे मामले पर अन्ना हजारे का भी रिएक्शन आया। उन्होंने कहा केजरीवाल ने तो कभी मेरी बात नहीं मानी। मैंने उसके बारे में 2 बार लेटर लिखा, मुझे बहुत दुख हुआ। अरविंद केजरीवाल जैसे आदमी जो मेरे साथ काम करता था, और शराब के बारे में हम लोग आवाज उठाया था, आज वो शराब नीति बना रहा है, जिसका मुझे दुख हुआ। ये हुए आज के और बीते 2 दिन के पूरे घटनाक्रम। अब कुछ सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल,
कैसे ये पूरी जांच अरविंद केजरीवाल तक पहुंची? दूसरा सवाल, केजरीवाल पर आगे क्या एक्शन हो सकता है? तीसरा सवाल, केजरीवाल के जेल जाने से दिल्ली में सरकार का क्या होगा? इन पर एक एक करके बात करते हैं। 17 नवंबर 2021 को दिल्ली में नई शराब नीति लागू हुई थी। इसके तहत दिल्ली सरकार ने शराब बेचने के काम से खुद को अलग कर लिया। तय हुआ कि दिल्ली में शराब सिर्फ प्राइवेट वेंडर ही बेचेंगे। इसके पीछे सोच कि शराब की खरीदारी को और ज़्यादा आकर्षक बनाया जाए और सरकार के पास ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व आए। इससे पहले पुरानी नीति में ठेकों का लाइसेंस सरकार के पास होता था। नई नीति आई तो दुकानों पर ऑफर निकाले जाने लगे। कई शराब के ब्रांड्स पर एमआरपी में छूट दी गई। कई ब्रांड्स में एक के साथ एक फ्री वाला ऑफर भी आया। इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर के मुताबिक मुख्य सचिव की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस शराब नीति के कारण सरकारी खजाने को 580 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ। एलजीवी के सक्सेना ने रिपोर्ट मिलते ही सीबीआई जांच की सिफारिश की। सीबीआई ने जुलाई 2022 में केस दर्ज किया। अगस्त 2022 में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया। जांच के 20 सितंबर 2022 में दिल्ली सरकार ने इस नई शराब नीति को खत्म कर दिया, वापस पुरानी पर आ गए। अगस्त 2022 में दिल्ली सरकार ने भी माना कि भारी बिक्री के बावजूद रेवेन्यू का नुकसान हुआ। बीजेपी बार बार यही कहती है कि अगर वो शराब नीति अच्छी थी, बेहतर थी, तो उसे बंद क्यों किया गया। भाजपा ये भी कहती है कि आम आदमी पार्टी ने कभी इस मामले में स्पष्ट कारण नहीं बताया कि नई नीति हटाकर पुरानी नीति को फिर क्यों लेकर आए। फिर सीबीआई ने 17 अगस्त 2022 को केस दर्ज किया। नई शराब नीति में धोखाधड़ी, रिश्वतखोरी के आरोप में मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी कम्युनिकेशन इंचार्ज विजय नायर समेत 15 लोगों पर मामला दर्ज हुआ। 2 दिन बाद सीबीआई ने 19 अगस्त को सिसोदिया घर छापेमारी की। कई राउंड की पूछताछ के बाद 26 फरवरी 2023 को सीबीआई ने मनीष को गिरफ्तार कर लिया। वो अब तक जेल में है। बाद में इसी मामले में पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को भी ईडी ने गिरफ्तार किया। वो भी अभी तक जेल में है। आखिरकार 14 अप्रैल 2023 को केजरीवाल सीबीआई के सामने हाजिर हुए। मनी लॉन्ड्रिंग के उन पर आरोप लगे। ईडी ने चार्जशीट दाखिल की। आगे की बातें चार्जशीट के हवाले से। चार्जशीट कहती है कि केजरीवाल ने फेस टाइम ऐप पर शराब घोटाले के मुख्य आरोपी समीर महेंद्रू से बात की थी। समीर महेंद्रू शराब कारोबारी है। केजरीवाल ने समीर से कहा कि वो आपके कम्युनिकेशन इंचार्ज विजय नायर पर भरोसा करें। ईडी के मुताबिक 12 और 15 नवंबर 2022 को पूछताछ के दौरान समीर महेंद्रू ने अधिकारियों को बताया था कि विजय नायर ने अरविंद केजरीवाल के साथ उसकी मीटिंग फिक्स की थी, लेकिन ये मीटिंग हो नहीं सकी। इसके बाद विजय ने उसे फेस टाइम पर वीडियो कॉल के जरिए बातचीत करने को कहा था। ईडी का आरोप, इसी कॉल में अरविंद केजरीवाल ने समीर से कहा कि विजय नायर उनका अपना आदमी है, वे उन पर भरोसा कर सकते हैं। वही विजय नायर जिन्हें अब ईडी मिडिल मैन बता रही है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक ईडी ने चार्जशीट में यह भी बताया कि केजरीवाल ने दिल्ली में शराब बेचने को लेकर आंध्र प्रदेश के एक सांसद मगुंता श्रीनिवासालू रेड्डी से भी मुलाकात की थी। रेड्डी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के लोकसभा सांसद हैं। केजरीवाल ने उन्हें नई शराब नीति के तहत दिल्ली में बिजनेस करने का ऑफर दिया। ईडी ने आरोप लगाया कि आप नेताओं ने साउथ ग्रुप से इस मामले में 100 करोड़ रुपए लिए। 15 मार्च को ईडी ने बीआरएस नेता के कविता को हैदराबाद से इस प्रकरण में गिरफ्तार किया और इसके बाद प्रेस रिलीज जारी की और कहा कि कविता ने कई लोगों के साथ मिलकर दिल्ली शराब नीति में लाभ पाने के लिए केजरीवाल और सिसोदिया के साथ मिलकर साजिश रची। इसके बदले के कविता आप नेताओं को 100 करोड़ रुपए देने में शामिल थी, बकौल ईडी। अब सवाल कि केजरीवाल पर आगे क्या एक्शन हो सकता है। उनका केस ईडी के पास है, इसलिए थोड़ा पेचीदा है। आम एफआईआर में जिस पर आरोप होता है उसके पास हक है कि वो एफआईआर की कॉपी मांग सके, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग के केस में कॉपी अभियुक्त को देने का कोई प्रावधान नहीं है। यानी जब तक ईडी चार्जशीट दायर न करे तब तक आरोपी को पता नहीं होता कि उस पर कौन सी धाराएं हैं। ऐसे में कोर्ट में खुद पर लगे आरोपों के खिलाफ बहस कर पाना अभियुक्त के लिए मुश्किल होता है। इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं वकील विराग गुप्ता। देखिए, इस पूरे मामले की शुरुआत हुई थी संबंध से। बार बार बोला जा रहा है कि 9-10 बार संबंध दिए गए, वो आए नहीं। और उसमें ये कहा जा रहा था कि उन्हें ये क्लियर नहीं था कि क्या उनको गवाह के नाते बुलाया जा रहा है या फिर अभियुक्त के नाते बुलाया जा रहा है। तो मोटे तौर पर 4 तरह के दर्जे होते हैं ईडी से जुड़े मामलों में। एक है गवाह, क्योंकि गवाह क्यों भी है। दूसरा सह अभियुक्त, तीसरा अभियुक्त, और चौथा जो अभियुक्त है लेकिन उसको अप्रूवर बना दिया गया है, वो भी गवाह बन गया है। तो जब गिरफ्तारी हुई है तो यह साफ है कि या तो वो सह अभियुक्त रहेंगे या अभियुक्त रहेंगे। और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का एक बड़ा संयोग है या दुर्भाग्य है कि अगर उसमें जो लोग भी उस नाव में बैठ गए हैं तो सारे आरोपी, सारे अभियुक्त, उनका भाग्य एक ही चार्जशीट से निर्धारित होता है, उनकी जमानत एक ही तरीके से निर्धारित होती है और फैसले के आधार पर ही सारे लोगों की एक तकदीर का फैसला होता है। अब इसमें 2 बातें महत्वपूर्ण हैं कि पहली बात यह है कि जब पिछले साल जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था और उसमें ये बात आई थी कि इसमें फायदा किसको पहुंचा है, क्या पॉलिटिकल पार्टी को पहुंचा है, तो पॉलिटिकल पार्टी को इसमें आरोपी क्यों नहीं बनाया गया। और एसजी ने बोला था कि पॉलिटिकल पार्टी को भी आरोपी बनाने पर विचार हो सकता है, क्योंकि सरकार और पार्टी दोनों में फर्क है।
तो क्या ये जो भी भ्रष्टाचार के आरोप हैं वो पार्टी के मुखिया पर हैं या राज्य के मुख्यमंत्री पर हैं? इस फर्क को देखने की जरूरत है। दूसरा एक बहुत जरूरी बात जिस पर आगे चल के बहस होनी चाहिए और होगी कि जिस निजी कंपनी ने इस पूरे मामले में पैसे देने का आरोप है, उसी कंपनी ने चुनावी बॉन्ड से पैसे दिए हैं। तो प्रश्न इस बात का है कि जिस कंपनी को सरकार से लाभ मिला है, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार से, और उस लाभ के एवज में उस कंपनी ने नेताओं को पैसे दिए, तो वो भ्रष्टाचार के दायरे में आता है। लेकिन वही कंपनी जब पार्टी को पैसे दे तो भ्रष्टाचार के दायरे में नहीं आता है। तो क्या पार्टियां भ्रष्टाचार के जो कानून है उससे ऊपर हैं? क्या भारत में संगठित तरह के अपराध की एक मान्यता है? ये बहुत सारे सवाल, पार्टी और सरकार के फर्क, नेता और मंत्रियों के फर्क, अभी ये सामने इस पर बहस होनी बाकी है। अब तीसरी बात कि केजरीवाल के जेल जाने से दिल्ली सरकार का क्या होगा। आम आदमी पार्टी के नेताओं का अब तक यही कहना है कि केजरीवाल ही सीएम बने रहेंगे। आतिशी और सोमनाथ भारती ने कहा अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे, जरूरत पड़ी तो जेल से ही सरकार चलाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली हाईकोर्ट में ये याचिका भी लग गई है कि केजरीवाल घोटाले के आरोपी हैं तो उन्हें सीएम पद से हटाया जाए। क्या दिल्ली सरकार पर भी संवैधानिक संकट आने वाला है? देखिए, संवैधानिक संकट तो नहीं है, क्योंकि संविधान के हिसाब से विधायक मंत्री बनते हैं और मंत्रियों में जो सबसे प्रमुख होते हैं वो मुख्यमंत्री होते हैं। तो अगर मंत्री जेल से रह करके रिजाइन नहीं करते हैं तो मुख्यमंत्री भी कर सकते हैं, वहां से काम कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि नैतिकता का तकाजा है, स्वस्थ परंपराएं हैं और इस नाते उनको रिजाइन करना चाहिए अगर उनको जमानत नहीं मिलती और लंबे समय तक जेल में रहते हैं। लेकिन इस पूरे मामले में 3-4 महत्वपूर्ण बातें हैं, क्योंकि सारे लोग, जिन केंद्र सरकार वो संविधान की शपथ लेते हैं, राज्य सरकार संविधान की शपथ लेते हैं, और उस संविधान की शपथ की कसौटी पे सारी संस्थाएं विफल हो रही हैं। ये महत्वपूर्ण बात है। और फिर जब भारत से ब्रेन ड्रेन होता है और जब हम बोलते हैं कि युवा लोग या धनी लोग भारत छोड़ करके विदेश जा रहे हैं, इस तरीके की अराजकता जब बढ़ती है, जब कानून के शासन के नाम पर कानून के शासन को ठेंगा दिखाया जाता है, तो अगर हम केंद्र सरकार की बात बोलें तो केंद्र सरकार बार बार दुहाई दे रही है कि उन्होंने, ईडी दुहाई दे रही है कि उन्होंने, जब दिल्ली हाईकोर्ट ने जब इनकार कर दिया उसके बाद उन्होंने इस पूरे मामले में कार्रवाई की। पर इतने महीनों से जांच पर तो कोई प्रतिबंध नहीं था, किसी तरीके सर्च पर कोई प्रतिबंध नहीं था, गिरफ्तारी पर कोई प्रतिबंध नहीं था। और अगर गिरफ्तारी इतनी जरूरी थी तो इतने बार सम्मन देने की औपचारिकता क्यों की गई? जब उनके पास सारे प्रमाण थे तो उसको गिरफ्तार क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर गंभीर आरोपों का सामना कर रहा है तो उसको तुरंत गिरफ्तार करना जरूरी है। तो मुझे लग रहा है ये एक विरोधाभास है। अगर हम मुख्यमंत्री केजरीवाल को देखें तो आम आदमी पार्टी 10-11 साल पहले जिस ईमानदारी की एक मिसाल पर उन्होंने शुरुआत किया था और आज खुद कटघरे में आ गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि भारत की राजनीतिक सिस्टम में बगैर भ्रष्टाचार के, बगैर संगठित भ्रष्टाचार के आप चुनावी राजनीति का हिस्सा नहीं बन सकते हैं। और अगर नैतिकता के तकाजे पर वो दूसरे लोगों के जेल जाने की मांग कर रहे थे तो वो पहले सम्मान के बाद ही उन्होंने खुद जाकर के अपने आप को सरेंडर क्यों नहीं किया, जिससे कि कानून का शासन अपना काम करता। अगर जुडिशरी के लिहाज से देखें तो इस पूरे मामले में जिस तरीके से कानून के साथ एक खिलवाड़ हो रहा है कि कभी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर होती है, फिर उसे वापस ले लिया जाता है, फिर निचली अदालत में होता है, तो कानून के सामने तो सभी लोग बराबर हैं। और जिस तरीके से सारे लोगों की याचिकाओं पर निर्धारण होता है, जिस तरीके से बेल पर बहस होती है, उसी तरीके से हम यहाँ बात करते हैं दिल्ली में कि सरकारी स्कूलों में, सरकारी अस्पतालों में ही वीआईपी लोगों का इलाज हो, उनकी शिक्षा हो। तो अदालतों में भी वीआईपी कल्चर खत्म होना चाहिए। और जिस तरीके से आम लोगों के मामलों की जांच आगे बढ़ती है, उनके बेल के मामले, उनकी सुनवाई के मामले, उसी तरीके से बड़े बड़े नेताओं के, बड़े बड़े मंत्रियों के, अफसरों के मामलों पर भी सुनवाई होनी चाहिए। आपने अरविंद केजरीवाल के मामले में दलीलें तो सुनी, पर आखिर में कोर्ट ने फैसला क्या दिया, सुनते हैं विस्तार से। आज पूरे दिन की सबसे बड़ी खबर यही रही, सबसे बड़ी चर्चा यही रही कि अरविंद केजरीवाल का अब क्या होगा। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में दोपहर करीब 2 बजे से अरविंद केजरीवाल के मामले में सुनवाई चल रही थी। ईडी की तरफ से पेश हुए थे वकील SV राजू और केजरीवाल की तरफ से पेश थे अभिषेक मनु सिंघवी, वही अभिषेक मनु सिंघवी जिनका हम तमाम बड़े केसेस में नाम सुनते हैं, जो बीते दिनों कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा के उम्मीदवार थे जब हिमाचल प्रदेश में वो राज्यसभा का चुनाव हार गए थे।
इस बीच बड़ी खबर शाम को भी अरविंद केजरीवाल से ही जुड़ी रही, वो ये कि केजरीवाल को ईडी की रिमांड में भेज दिया गया है। 28 मार्च तक अरविंद केजरीवाल ईडी की रिमांड में रहेंगे। 7 दिन की रिमांड में उन्हें दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने भेज दिया है, यानी होली अरविंद केजरीवाल की अब रिमांड में ही बीतेगी। ईडी ने लगातार ये कहा था कि हमें दिल्ली का जो कथित शराब घोटाला है उस मामले में पूछताछ करनी है, इसलिए हमें रिमांड चाहिए। 10 दिन की रिमांड ईडी ने मांगी थी, रिमांड मिली है 7 दिन की। 7 दिन बाद एक बार फिर अरविंद केजरीवाल के मामले में सुनवाई होगी। उसके बाद ईडी एक बार फिर आगे की भी रिमांड मांग सकता है, अगर उन्हें ऐसा लगता है कि हमें अभी और पूछताछ करनी है। ईडी के अपने तरीके होते हैं पूछताछ के, कई बार वो तमाम आरोपियों को आमना सामना भी कराते हैं। इस तरह की प्रक्रियागत चीज़ों के लिए अगर ईडी को लगता है कि हमें दिल्ली के मुख्यमंत्री की आगे और रिमांड चाहिए तो वो मांग सकते हैं। और दूसरी तरफ जाहिर सी बात है, एक बार फिर अरविंद केजरीवाल के वकील उनके लिए जमानत की मांग करेंगे। ये थी दिल्ली में आज दिन भर हुए घटनाक्रम। अब चलते हैं दूसरी खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद 21 मार्च को एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी सारी डिटेल्स इलेक्शन कमीशन को सौंप दी थी। इसमें बॉन्ड के यूनिक कोड भी शामिल थे। इनके आधार पर अब तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में या अन्य संस्थाएं चंदे के डोनर और रिसीवर की जानकारियों का मिलान कर रही हैं। कुछ अहम जानकारियां सामने आ रही हैं, जैसे कि किस पार्टी को किससे कितना चंदा मिला। सबसे ज़्यादा चंदा पाने वाली 3 पार्टियों के बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहले बात बीजेपी की। अब तक जितने कोड्स का मिलान किया गया उनके आधार पर बीजेपी को मेगा इंजीनियरिंग ने सबसे ज़्यादा चंदा दिया, करीब 584 करोड़ रुपए। रिलायंस ग्रुप से जुड़े क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड ने बीजेपी को 375 करोड़ का चंदा दिया। इस कंपनी ने शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को भी 35 करोड़ रुपए चंदे में दिए। वेदांता लिमिटेड ने बीजेपी को 230 करोड़ रुपए दिए। ओवरऑल बीजेपी के पास सबसे ज़्यादा चंदा मिला था। चंदे के मामले में बीजेपी के बाद दूसरे नंबर पर पार्टी है बंगाल में रूल करने वाली तृणमूल कांग्रेस। इन्हें किसने चंदा दिया ये जान लेते हैं। फ्यूचर गेमिंग ने करीब 542 करोड़ रुपए, हल्दिया एनर्जी ने करीब 281 करोड़ रुपए और धारीवाल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने करीब 90 करोड़ रुपए। ये मुख्य चंदाकर्ताओं के नाम हम आपको बता रहे हैं। कांग्रेस, इसे सबसे ज़्यादा चंदा मिला वेदांता लिमिटेड से, करीब 125 करोड़ रुपए। वेस्टर्न यूपी पावर ट्रांसमिशन ने भी कांग्रेस को दिए करीब 110 करोड़ रुपए और एमकेजे इंटरप्राइजेज ने करीब 92 करोड़ रुपए। यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि डोनर और रिसीवर की जानकारियों का लगातार मिलान किया जा रहा है। आंकड़े कुछ घट बढ़ भी रहे हैं। अभी इसी ने आधिकारिक तौर पर जानकारियों का मिलान करके डेटा जारी नहीं किया है। ये सब स्वतंत्र समाचार संस्थाओं ने किया है। अगली सुर्खी दिल्ली हाई कोर्ट से आई है। 2G स्पेक्ट्रम की फाइल फिर खुल सकती है। सीबीआई ने कोर्ट में याचिका लगाकर मांग की कि यूपीए सरकार में दूरसंचार मंत्री रहे ए राजा को बरी किए जाने के फैसले को दोबारा चुनौती देने की मंजूरी दी जाए। सीबीआई ने यह भी कहा था कि कुछ सबूत हैं जिन्हें वो दोबारा कोर्ट में रखना चाहती है और इन सबूतों पर गहराई से पड़ताल की जरूरत है। कोर्ट ने सीबीआई की अर्जी स्वीकार कर ली है। 2G स्पेक्ट्रम आवंटन में कथित घोटाले का मामला साल 2000 में सामने आया। 2010 में कैग की रिपोर्ट में 2008 में जो स्पेक्ट्रम बांटे गए थे उस पर सवाल उठाए गए थे। आरोप लगा कि 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में कंपनियों को नीलामी के बजाय पहले आओ पहले पाओ की नीति पर लाइसेंस दिए गए। कैग ने दावा किया कि इस नीति से देश के सरकारी खजाने को करीब 1 करोड़ 76 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। इस मामले में पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा, डीएम के नेता कनिमोई भी आरोपी थे। दिसंबर 2017 में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने इन सभी आरोपियों को बरी कर दिया था। निचली अदालत के इसी फैसले के खिलाफ सीबीआई ने अपील दायर की। 22 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट के आए फैसले के बाद अब इस केस की फाइल फिर खुल सकती है। 2G स्पेक्ट्रम ही वो केस था जिसमें तत्कालीन कैग विनोद राय ने बाद में माफी भी मांगी थी। उन्होंने कांग्रेस नेता संजय निरुपम पर आरोप लगाए थे कि उन्होंने घोटाले में तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह का नाम न लेने के लिए दबाव डाला। कोर्ट के फैसले के बाद इन आरोपों पर विनोद राय ने माफी मांगी थी। एक अहम सुर्खी हिमाचल प्रदेश से भी आ रही है। यहाँ के 3 निर्दलीय विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। ये 3 विधायक हैं। नालागढ़ से विधायक केएल ठाकुर, देहरा से होशियार सिंह और हमीरपुर से आशीष शर्मा। यानी हिमाचल में अब कुल 6 नहीं बल्कि 9 सीटों पर उपचुनाव होगा। ये सभी वो विधायक हैं जो राज्यसभा के चुनाव के दौरान सत्ताधारी कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी की तरफ आ गए थे। 3 निर्दलीय और 6 वो जिन्होंने कांग्रेस की बजट सत्र की व्हिप का उल्लंघन किया था और स्पीकर ने उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया था। इन 6 विधायकों ने भी राज्यसभा में, जैसा आपको बताया, क्रॉस वोटिंग की थी और इसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट में भी ये अपने अयोग्यता के फैसले को चुनौती देने गए थे, लेकिन वहाँ से रिलीफ नहीं मिली। जिन 3 निर्दलीयों ने इस्तीफा दिया है वो भाजपा से विधानसभा का उपचुनाव लड़ेंगे। कहा जा रहा है कि तीनों पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा के नेतृत्व पर विश्वास जता रहे हैं और आरोप भी लगाया कि मुख्यमंत्री सुक्खू इनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रहे थे। अगली सुर्खी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 मार्च को भूटान के 2 दिन के दौरे पर पहुंचे। भूटान के राजा जिग्मे वांगचुक ने पीएम को वहां पर सम्मानित किया। क्या सम्मान दिया? भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जैसे हमारे यहाँ भारत रत्न होता है, वहाँ पे होता है ऑर्डर ऑफ ड्रुक ग्याल्पा। इससे सम्मानित किया गया। पीएम मोदी ने कहा कि वो इस सम्मान को 140 करोड़ भारतीयों को समर्पित करते हैं। भारत और भूटान मिलकर कई फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं।
हम मिलकर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का निर्माण कर रहे हैं। भूटान के प्रोजेक्ट से उत्पन्न होने वाली बिजली भारत को निर्यात की जा रही है। इससे भूटान को फॉरेस्ट का लाभ मिल रहा है। अब बारी है लोकसभा चुनाव से जुड़े दिन भर के अपडेट्स को जानने की। देखिए, पहली बड़ी खबर तो ये है कि एक पार्टी जो एनडीए में आती हुई दिख रही थी, आज तय हो गया कि वो एनडीए में नहीं आ रही है। ओडिशा में भारतीय जनता पार्टी और बीजू जनता दल अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, ये आज साफ हो गया। और सिर्फ लोकसभा में ही नहीं अलग अलग लड़ेंगे, विधानसभा भी अलग अलग लड़ेंगे। बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मनमोहन समल, उन्होंने ट्वीट किया कि ओडिशा में मोदी सरकार की अनेक कल्याणकारी योजनाएं जमीन पर नहीं पहुंच पा रही हैं, जिससे ओडिशा के गरीब बहनों भाइयों को उनका लाभ नहीं मिल पा रहा है। भाजपा इस बार लोकसभा की सभी 21 सीटों पर और विधानसभा की सभी 147 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। तो जो नवीन पटनायक दिल्ली आए थे, जो नेगोशिएशंस हुई थी, उसका कुछ नतीजा, पॉजिटिव नतीजा नहीं निकला एनडीए के लिए। बिहार में लालू यादव की दोनों बेटियां इस बार लोकसभा चुनाव लड़ सकती हैं, ऐसा कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है। लालू को किडनी डोनेट करने वाली उनकी बेटी रोहिणी, कहा जा रहा है उनके बारे में कि वो सारण सीट से चुनाव लड़ सकती हैं और इस सीट से भी राजीव प्रताप रूडी सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के। 2008 में परिसीमन होने से पहले ये सीट छपरा थी। लालू लंबे समय से यहीं से सांसद रहे हैं, तो एक तरह से वो अपने पिता के ट्रेडिशनल एरिया में जाकर के, अब सीट का नाम बदल गया, चुनाव लड़ सकती हैं अगर ये मीडिया रिपोर्ट सही हैं तो। जबकि जो बड़ी बेटी है उनकी मीसा भारती, वो पाटलिपुत्र सीट से एक बार फिर चुनाव लड़ेंगी। ये सीटें भी अभी भाजपा के पास है, ये वाली सीट भी। मीसा पिछले 2 चुनाव यहाँ से हार चुकी हैं। केजरीवाल के अरेस्ट के खिलाफ शिकायत करने विपक्षी दलों का एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग पहुंचा। कहा कि चुनाव के समय सरकार विपक्ष पर दबाव बनाने के लिए ऐसा कर रही है। कांग्रेस की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी के साथ साथ टीएमसी के डेरेक ओब्रायन, मोहम्मद नदीमुल हक, सीपीआईएम के सीताराम येचुरी, आम आदमी पार्टी से संदीप पाठक, पंकज गुप्ता और एनसीपी शरद पवार गुट की ओर से जितेंद्र आहवाड़, डीएमके की ओर से पी विल्सन, समाजवादी पार्टी की ओर से जावेद अली और कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ये शिकायत लेकर चुनाव आयोग पहुंचे। आज का ललन टॉप शो यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। हम चले अपने गांव, अपने बुंदेलखंड। होली के बाद आपसे मुलाकात होगी, पर खबरों का सिलसिला ललन टॉप पर चलता रहेगा। होली की खूब शुभकामनाएं। सभी बड़ों को प्रणाम हाथ जोड़कर, सभी छोटों को शुभाशीष। शुभ रात्रि।